नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे राशि तुल्य नवांश के बारे में। अक्सर आपने राशि तुल्य नवांश का नाम सुना होगा, लेकिन उसको मुख्य तौर पर किस प्रकार अप्लाई किया जाता है इस वीडियो में हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बोर्ड के माध्यम से एक लाइव एग्जाम्पल चार्ट के जरिए कुछ बातें बताने की कोशिश करूँगा, किस प्रकार हम राशि तुल्य नवांश को लेकर एक लगन कुंडली का निर्धारण करेंगे। उसमें आपको बताएंगे कि किस प्रकार ग्रहों का जो रूप है, स्वरूप है, वो आपके जीवन में रोल प्ले करता है। तो दोस्तों बोर्ड के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। चलते हैं बोर्ड की तरफ। उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक अवश्य करें। तो दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर आपको दो जन्म कुंडली दिखाई दे रही होगी, एक लगन कुंडली, एक नवांश कुंडली। दोस्तों ये जो लगन कुंडली है ये एक धनु लगन की जन्म कुंडली है, जिसके लगन में सूर्य मंगल बुध है, दूसरे में केतु है, 7वें घर में चंद्रमा है, 8वें घर में राहु है, 10वें घर में गुरु शनि और 12वें घर में शुक्र है। ये एक लगन कुंडली है। इसका हमने नवांश कुंडली बना दी है जो कन्या लगन की बनती है। कन्या लगन इसका नवांश बनेगा। कन्या दूसरे घर में शुक्र है, चौथे घर में मंगल राहु है और 5वें घर में चंद्रमा है, 8वें घर में बुध है, 9वें घर में गुरु शनि है, 10वें घर में सूर्य केतु है। तो इस प्रकार से इस कुंडली का ये नवांश कुंडली बन जाती है। ये आप सॉफ्टवेयर से भी अपने बना सकते हो, नहीं तो जिसको मैनुअल बनाना आता है वो मैनुअल भी बना सकता है। तो दोस्तों हम लगन कुंडली से नवांश कुंडली जब बना लेते हैं तो उसी नवांश कुंडली के बैठे हुए ग्रहों को हमने जन्म कुंडली पर अप्लाई करना होता है। उसको हम बोलते हैं राशि तुल्य नवांश। जी हाँ दोस्तों, इसको हम बोलेंगे राशि तुल्य नवांश। तो ये दोस्तों है राशि तुल्य नवांश। राशि तुल्य नवांश किस प्रकार से बनेगा? जैसे मान लीजिए हमने सिर्फ D9 लगन चार्ट को देखना है। हमारा अब जो फोकस है दोस्तों D9 कुंडली पर ही रहेगा। हमने कुछ देर के लिए लगन कुंडली को भूल जाना है और D9 कुंडली में हमने देखना है कि कौन कौन से ग्रह किस किस राशि में बैठे हुए हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर जो शुक्र है वो 7 नंबर राशि में बैठा हुआ है, तुला राशि में बैठा हुआ है। तो हमने इसी लगन को अब आधार मान लेना है। हमने धनु लगन यहाँ पर लिख लेना है। जो हमारी लगन कुंडली है हमने उसका लगन क्रिएट कर लेना है। यहाँ पर दोस्तों एक तरह से हमने यहाँ पर लगन क्रिएट किया। तो यहाँ पर दोस्तों हमने धनु लगन का जो लगन क्रिएट किया, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो हमने राशि ग्रह निकाले थे कि शुक्र तुला राशि में है, तो हम यहाँ पर शुक्र को यहाँ पर लिख देंगे। इस प्रकार से हम D9 के जो ग्रहों को लगन कुंडली में यहाँ पर स्थापित कर देंगे। मंगल राहु को हम लगन में लेकर आ जाएंगे। मंगल राहु हमारी युति लगन में रहेगी। सूर्य केतु की युति जो हमारी है वो हमारी सप्तम घर में आ जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार से हम बैठे हुए सभी ग्रहों को यहाँ पर लिख देंगे। बुध को हम पंचम घर में लेकर आएंगे और जो गुरु शनि है वो हमारा छठे घर में आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमने D9 के जो बैठे हुए ग्रहों को हमने लगन कुंडली में स्थापित कर लिया। तो लगन कुंडली में स्थापित करने से क्या हुआ कि हमारी एक लघु कुंडली बन गई, जिसको हम राशि तुल्य नवांश के जरिए देख सकते हैं। आप चाहिए तो इस ग्रहों को इस पर भी उठाकर रख सकते हैं, नहीं तो अलग सेपरेट कुंडली अगर बना देते हो तो आपको रीड करने में आसानी रहेगी। तो रीड करने में आसानी रहने के कारण आपके जो आप आसानी से उसको फलित कर पाओगे और आसानी से उसका आइडिया लगा पाओगे। तो एक धनु लगन की कुंडली में अगर हम अब दोनों कुंडलियों को हम साइड पे कर देते हैं, अब हमारा मुख्य उद्देश्य इस कुंडली को ऐसे लगन कुंडली बनाकर उसको इंटरप्रेट करने की ओर है। तो इंटरप्रेट हम किस प्रकार से करेंगे कि धनु लगन में मंगल राहु लगन में आ गया तो हम कह सकते हैं कि ये जो जातक है, जो ये इंसान है, काफी गुस्से वाला होगा। मंगल राहु के गुण उसके लगन में आ गए हैं, तो यानी एक तो अग्नि तत्व लगन, ऊपर से मंगल और राहु लगन में बैठे होने के कारण ये जातक काफी हद तक गुस्से वाला और साहसी निडर हो सकता है। तो सूर्य और केतु इसके सप्तम घर में आने के कारण यहाँ पर कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन में भी ये समस्या क्रिएट कर सकता है, तो समस्याएं आदि दे सकता है। तो यहाँ पर भी हम देखेंगे। तो इस प्रकार से हम सभी चीजों को यहाँ पे बारी बारी से एनालिसिस कर सकते हैं कि किस प्रकार के इन ग्रहों ने यहाँ पर रोल प्ले किया है। यहाँ पर जो इसका लग्नेश गुरु छठे घर में और शनि 7 में चला गया है, तो यानी इसके लग्नेश यहाँ पर अत्यंत वीक हो गया है। जो जन्म कुंडली में हमें बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा था, वेल प्लेस्ड लग रहा था, तो यहाँ पर राशि तुल्य नवांश में सभी ग्रहों की स्थिति काफी हद तक
खराबी लिए हुए हमें दिखाई देती है। बुध की स्थिति पंचम घर में होने के कारण ठीक है, कहीं ना कहीं बुध और शुक्र यहाँ पर आमने सामने आ गए हैं, जो कि ज्यादातर कुंडलियों में नहीं होता है, लेकिन राशि तुल्य नवांश में कोई भी ग्रह कहीं पे भी जा सकता है और जन्म कुंडली का निर्माण कर सकता है। नहीं तो बुध और शुक्र आमने सामने नहीं होते हैं, एक साथ कहीं आसपास ही मौजूद होते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे कि इस प्रकार से इस कुंडली के माध्यम से हम फलित करेंगे तो जातक के सामने वाले का हमें पता चलेगा कि किस प्रकार से उसके जीवन में परिवर्तन आ रहा है। तो यहाँ पर इस जातक को जो है वैवाहिक जीवन में भी समस्याएं आ रही हैं और संतान के संबंधी भी समस्याएं आ रही हैं। तो संतान के भाव का स्वामी जो यहाँ पर मंगल बनता है वो लगन में राहु से पीड़ित है। राहु से पीड़ित होने के कारण ये तो संतान का ये दोष यहाँ पर बनता है। ऊपर से यहाँ पर जो बृहस्पति है संतान के कारक का जो कारक होता है, तो यहाँ पे ये भी पीड़ित हो गया है छठे घर में जाने के कारण, ये भी समस्याएं यहाँ पर दे रहा है। राहु की दृष्टि भी पंचम में होने के कारण ये भी संतान सुख में कहीं ना कहीं कमी कर रही है। तो ये सब बातें इसके जीवन में यहाँ पर देखने को मिलती है। ऐसे बहुत सारे फलित आप निकाल सकते हो। ये सिर्फ मैंने एक मोटा मोटा आपको आइडिया देने की कोशिश की है कि अगर आप राशि तुल्य नवांश को ऐसे लग्न मानकर इंटरप्रेट करते हो तो आपको देखने को मिलेगा कि बहुत अच्छे इसके रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों हम आने वाले वीडियो में भी कुछ और एग्जाम्पल के जरिए आपको इसके कुछ और सीक्रेट बताने की कोशिश करेंगे। अभी हमने सिर्फ बेस कंसेप्ट के जरिए आपको ये चीज़ें बताने की कोशिश की है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद दोस्तों।